बांझ रुला देने वाली कहानी। 15 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी लड़कियों को 11-12 वर्ष में ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब ही पता नहीं होता, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो दादी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और वह सारे रस्मों के बाद विदाई वक्त भी आ गया। रोती रोती मैं गाड़ी में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतना बड़ा घर देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैं घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त स्वभाव की लग रही थी। मुझे सच मालूम थोड़ा डर लगा। उन्हें देखकर सारी रस भी खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटी कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म पूरी करते हैं। तैयार होकर रसोई में गई और हलवा बनाया। सबने तारीफ की, बल्कि सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ साथ विदायक भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 20 दिन बाद मेरे पति को जाना था, क्योंकि वह जॉब करते थे और मैं अकेली रह गई थी। अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में पवन चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था जामुन का पेड़। वही जामुन का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे घर वाले उसे बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से लगाव था। जब काम से फ्री होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए भी मैं अपनी सारी थकान दूर कर लेती थी। 3 साल बीत गए और मैं 17 साल की हो गई। पवन की भी ट्रेनिंग पूरी हो गई। आज पवन वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारी चीज़ें बनाई रही थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, पवन आ गए हैं। घर में हलचल से पता चल गया था। मुझे खाने पीने से भारी होकर आराम करने चले गए। पवन भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी पवन ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल सूट। पर मेरे लिए तो पवन का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पवन और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है। पवन मुझे लेकर तुरंत घर की ओर निकल लिए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे पवन के हवाले करके वह इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से मैं पिताजी को विदा किया और अब सब कुछ पवन और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अब वह सरकारी नौकरी लग चुका था। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख खड़ा कर लिया। पवन बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वह मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि घर की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था यह शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसू से दिल हल्का करती थी। पवन मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी, फिर मन की करने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन पवन जब दोपहर की खाने पर आ गए तो सासू माँ ने आदेश सुना दिया कि हम पवन की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा पवन कैसे दे सकते हैं? मुझे नहीं ऐसा हो सकता था। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। पवन कुछ बात करनी है आपसे, मैं थक गया हूँ। सुमन, मुझे सोने दो। पवन, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? सुमन, मैंने कहा ना, सोने दो, मुझे थक गया हूँ मैं। तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ और इधर तुम, परेशान हो गया हूँ मैं। मन करता है मर जाऊँ। नहीं, और ऐसा मत कहिए। सुमन ने पवन के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा अब कौन है मेरा? सुमन करवट लेकर सारी रात रोती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात ही सोचती रही कि शायद पवन ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे यह कहा मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 2 महीने के अंदर ही पवन की दूसरी शादी स्नेहा से हो गई। स्नेहा पवन की माँ की दर्ज की रिश्तेदार की बेटी थी। सुमन अपना सामान उससे
पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से स्नेहा इस कमरे में रहेगी। पवन के साथ सासू माँ ने कहा, कैसे छोड़ दूं यह कमरा? नहीं, यह मेरा कमरा है, जिसे जहां जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो यह कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का शराब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उसे जामुन के बेड को देखते हुए उसकी निहारने लगी। इसे कुछ काम हो जाएगा, किस्मत कहूँ या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है। अकेला बेसहारा, जैसे अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह टिकाऊ और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर टहनी की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब यह बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैं घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपने कमरे के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उससे जामुन के पेड़ की खास देखभाल करती थी। स्नेहा एक सुलझी हुई लड़की है। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरा सासू माँ उससे बहाने से बुला लेती। पवन पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। स्नेहा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब स्नेहा ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों ने फिर मिठाई बांटे जाने लगी। मैं बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी ज़िंदगी का सूनापन। स्नेहा बहुत कमज़ोर थी और उम्र में 17 साल से बहुत तकलीफ होती है। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छी से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी स्नेहा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैं पवन से कहा कि स्नेहा को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं। और पवन की वही पुरानी आदत कि अपनी माँ के खिलाफ वह जा नहीं सकते थे। एक दिन स्नेहा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सास बहुत घबरा गए कि गांव के डॉक्टर को बुलवा भेजा। डॉक्टर जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताई। और जब पवन को यह सब बताया तो सासू माँ ने मुझे स्नेहा से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ का साया भी नहीं पड़ना स्नेहा पर। खैर, मुझे स्नेहा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपने कमरे में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यह कहूँ कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी कि शायद समझ मेरी वजह से स्नेहा कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुन के मैं आंगन की तरफ भागी तो देखा स्नेहा के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरत और दाइयों को बुलाया गया। पूरे घर में हलचल का माहौल था। मैंने पवन की तरफ देखा तो बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दाई ने बाहर आकर बताया कि कमजोरी और खून की कमी के कारण वह स्नेहा को बचा नहीं पाई। बेटे को जन्म देते ही स्नेहा का देहांत हो गया। यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा कि सम्मान ना बच्चे को संभालने के लिए होता है तो क्या गया वह चलने के लिए। यह सब बातें सुनकर मेरा तो दिल ही दहल गया था। लेकिन अब मैं उस बच्चों को संभालती हूँ और पवन के साथ भी रहती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।